नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मौसम बेईमान होता जा रहा है। संसद में आईसीएआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कृषि मंत्री ने खुद कहा है कि मौसम तेजी से बदल रहा है, जिसका सबसे बुरा असर खेती किसानी पर पड़ने वाला है। खेतों से मिट्टी का कटाव होगा, गेहूं से लेकर चावल तक सभी का उत्पादन आगे जाकर गिरेगा। मिट्टी और पानी दोनों में खारापन बढ़ेगा और सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि देश की 155 मेजर रिजर्वॉयर्स में जल स्तर लगातार गिर रहा है। ये आलम तब है जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी गर्मी ठीक से पड़नी शुरू भी नहीं हुई है और मानसून का सीजन आने में अभी 2 से 4 महीने बाकी हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र के चेयरमैन पाशा पटेल, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट अनिल खांबले और एग्री कमोडिटीज एनालिस्ट सुमित गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम की अगर बात करें तो जनवरी सबसे हॉटेस्ट महीना था, फरवरी 124 सालों में सबसे गर्म था, मार्च में भी हमने यही कुछ होता हुआ देखा है और जिस तरह से यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, माना जा रहा है कि अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स हम शायद यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। तो चिंताएं ऑफकोर्स इसकी अक्रॉस बोर्ड आते हुए नजर आई हैं, फिर चाहे वो पर्यावरण की बात है या फिर मौसम की। एंड एब्सोल्युटली जैसे कहा गया है और जो आईसीएआर की रिपोर्ट बताती है कि आगे जाके इसका इम्पैक्ट हम किसानों पर, खेती पर, ईल्ड पर, उपज पर भी यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। इसी पर एक फोकस कर लेते हैं। सुमित, आप लगातार हमें बताते रहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नंबर्स इम्पैक्ट रह सकते हैं। एक बड़ी चिंता की बात है ये आगे जाकर। अब अगर इसी साल की बात की जाए, पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो गर्मी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और ये सिर्फ भारत का ही नहीं है। अगर हम मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, तो वहां पर भी नंबर्स बहुत सारे सपोर्टिव नहीं है। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। आई थिंक आपने जो टॉपिक आज चूज किया है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्री पॉलिसी ऑफ द कंट्री, क्योंकि इंडिया इज द लास्ट कंट्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू प्लांट एंड हार्वेस्ट व्हीट। जैसे टेम्परेचर बढ़ने का कुछ कंट्रीज को बेनिफिट भी हुआ है, जैसे कनाडा एंड रशिया, दे हैव गॉट न्यू एकरेजेस अंडर व्हीट। बट इंडिया जैसे कंट्री जो लास्ट कंट्री है इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू प्लांट एंड हार्वेस्ट व्हीट, हमारे इस पे इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज स्मॉल चेंज इन वेदर टेम्परेचर इंक्रीज ओवर जैन एंड फेब ओवर द ईयर्स, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर ईल्ड एडवर्सली। और ऐसा जो आपने मेंशन किया वो हो भी रहा है, और बाकी सब क्रॉप्स में भी वेदर वॉलिटिलिटी इज गोइंग टू गो अप, मॉनसून नॉर्मल्स आर गोइंग टू बिकम एबनॉर्मल। तो मेरा ये मानना है, इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस कंट्री की फूड सिक्योरिटी के लिए वेदर को ध्यान में देखते हुए लाने की जरूरत है, बिकॉज ओल्ड नॉर्मल्स आर नॉट गोइंग टू स्टे एज नॉर्मल। तो सबसे पहला वो सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुमित, जैसे आपने कहा कि ईल्ड यहाँ पर गिर सकते हैं, नए बीज हमने आते हुए नहीं देखे, वो एक चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि फूड सिक्योरिटी का क्या यहाँ पर प्लान बनता है। क्या आपको लगता है कितने लंबे समय की ये पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए और क्या वो टॉप 3 चीजें हैं जिसका ध्यान सरकार को इमीडिएटली रखना होगा? जैसे हमने कहा, आज पार्लियामेंट में ही आईसीएआर की जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, वहां पर खुद एग्री मिनिस्टर ने कहा है कि चिंता है। मैम, चिंता होना और चिंता के बारे में कुछ करना, ये दो अलग चीजें हैं। बिकॉज अभी तक हमारी जितनी भी फूड पॉलिसी चल रही है वो केवल चिंता को रजिस्टर कर रही है, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट। लेट मी पुट इट इन। आपने जो 3 पॉइंट बोला, आज भी हमारी तुअर 6 महीने का क्रॉप साइकिल है, उसके कारण नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हमारी ईल्ड ऑफ ऑयल सीड पल्सेस इज स्टिल 1 टन पर हेक्टेयर, हमारी पल्सेस की ईल्ड में कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं आया। तो सबसे पहले हमको वेदर रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंस, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वैरायटीज बिल्ड करने की जरूरत है। नंबर 2, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है हीट रेजिस्टेंट वैरायटी फॉर रबी क्रॉप्स, क्योंकि टेम्परेचर जैसे आपने बोला आगे जाके बढ़ने वाला ही है। नंबर 3, हमको जो एक्सटेंशन सिस्टम हमारा, आज हम केवल यूरिया डीएपी डाल के प्रोडक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्लान ऑन सॉइल टेस्टिंग लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में आज कोई बात भी नहीं करता है। कैसे हम स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करें, कैसे हम हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं,
और उस सॉइल की फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म वेदर हर एक रीजन का, हर एक स्टेट का हमको एक प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब, वहां पर टेम्परेचर की मार ज्यादा बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र, एमपी, वहां वेदर मॉनसून के वॉलेटिलिटी के कारण जो इम्पैक्ट आने वाला है वो ज्यादा बढ़ा है। कर्नाटका, तमिलनाडु, वहां पर एल नीनो का इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में ज्यादा बढ़ने वाला है। ईस्ट इंडिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वहां हो सकता है साइक्लोन ज्यादा बढ़े जिसके कारण हमारी रेनफॉल ज्यादा बढ़ जाए। तो हर एक रीजन को एक अलग सोल्यूशन की जरूरत है, हर एक क्रॉप को एक नई सोच की जरूरत है। एंड आई थिंक वी नीड टू डिवाइस अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर दैट एंड वी आर मिसिंग इट। हम्म। और क्योंकि मौसम की इतनी सारी बात यहाँ पर हो ही रही है, आपने सारे यहाँ पर आपने एक बात बहुत सही की, हमें चिंता तो है लेकिन चिंता के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर लार्जली मिसिंग हैं। लेकिन एक सेंस यहाँ पर ये भी ले लेते हैं कि आगे जाकर अब मौसम यहाँ पर कैसा रह सकता है। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट सुनील कांबले हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्कार। पिछले साल नमस्कार। बहुत गर्मी थी, इस बार तो गर्मी जनवरी से ही यहाँ पर शुरू हो गई, हमने तो मुंबई में ठंड देखी ही नहीं इस बार। तो जिस तरह की अब हम वेदर यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय है एक, और आगे जाकर आने वाले महीनों में अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आपने सही कहा कि इस टाइम थोड़ी सी हमें ठंडी महसूस नहीं हुई। ठंडी महसूस होने के लिए हमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है और जो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है या स्नोफॉल होता है उसका परसेंटेज बहुत कम होने के कारण, और जब भी उधर बर्फबारी होती है या स्नोफॉल होता है और जब नॉर्दर्ली विंड होते हैं तो उसके वजह से हमारे टेम्परेचर में गिरावट आती है। और ऐसे ओकेजन हमें इस सीजन में बहुत कम मिले हैं, वो तो हमने सब लोगों ने देख लिया है कि ऐसे कहीं हमने कोल्ड वेव अलर्ट वगैरह इस साल तो नहीं दिए थे। लेकिन अभी आने वाला समय, अभी जो विंटर तो खत्म हो गया और हम फेब्रुआरी एंड से समर के तरफ आने की पदार्पण कर रहे हैं, और हमने देखा कि फेब्रुआरी एंड से ही टेम्परेचर में अच्छी वृद्धि हो चुकी थी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में भी बहुत अच्छी वृद्धि हो चुकी थी। बहुत सारे लोकेशन में हमने हीट वेव अलर्ट भी दिए थे। और अभी अभी प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखोगे तो अभी कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, नॉर्मल टेम्परेचर्स है जो क्लाइमेटिक नॉर्मल होते हैं, लाइक मुंबई, मध्य मराठवाड़ा, नॉर्थ कोंकण, साउथ कोंकण, जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो 35-36 के रेंज में चल रहे हैं, वो बहुत सामान्य होते हैं। और अगर महाराष्ट्र में भी देखोगे तो भी टेम्परेचर 38 to 40 डिग्री है जो समर में सामान्य होते हैं। वो आने वाले 4 दिन के लिए भी यही यानी कि टेम्परेचर की रेंज में रहने की संभावना है। सुनील जी, जिस तरह से यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ रही है, हर साल यहाँ पर बढ़ रही है, गर्मी लंबी होती जा रही है, अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स यहाँ पर ज्यादा होते जा रहे हैं, क्या अब ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? आईएमडी की अपनी एनालिसिस क्या कहती है? आईएमडी के एनालिसिस के आधार पे हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो आने वाला समर है उसमें जो सामान्य तापमान होते हैं उससे थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है आने वाले अप्रैल मई में। तो जो सामान्य तापमान जो जो भी क्लाइमेटिक नॉर्मल हर हर लोकेशन के अलग अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, हर सिटी के अलग अलग होते हैं। जो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर रेंज से 1 डिग्री ज़्यादा होने की संभावना आईएमडी ने ऑलरेडी फोरकास्ट की है। तो सुनील जी, अगर पिछले साल हम 50 डिग्री जैसे टेम्परेचर्स देख चुके हैं, आपको लगता है उससे भी ज्यादा गर्मी की अब यहाँ पर प्रिपरेशन होगी? जो 50 डिग्री हो बहुत एक्सट्रीम या 1 या 2 दिन के लिए होते हैं तो ऐसी संभावना बहुत कम होती है। हम डायरेक्ट 50 की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम्म। भी सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उसमें वृद्धि तो हो चुकी है, सबने मान लिया है। ओके, तो सामान्य अब हम लोगों ने सबने क्लाइमेट चेंज एक्सेप्ट किया है, ग्लोब का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो सब एक्सेप्ट किया है। इसलिए हमारे ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया के तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि सामान्य से अधिक हो चुकी है। जी हाँ, कंसर्न्स हैं, और जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स जो बहुत ज़्यादा गर्मी की सिचुएशन है वो 1-2 दिन के लिए यहाँ पर रहती है, लेकिन 1.5% हम बढ़ चुके हैं, और 1% जैसे आपने कहा इस गर्मी में और तापमान यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी पाशा जी, अब आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है, लेकिन पहले वो मौसम की ही बात कर लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमने फसलों पर जोरदार पड़ता हुआ देखा है, वातावरण पर भी इसका आता हुआ देखा है। और मैं सुमित की बात आपसे फिर से करना चाहूंगी कि हम चिंतित हैं, और जैसे सुनील जी ने कहा कि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यहां से गर्मी और बढ़ने ही वाली है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है अभी? देखिए, अगर ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये अगर बंद करना है या कम करना है, तो इसके लिए
सिर्फ दो चीज करना जरूरी है। एक चीज ऐसी है कि डीजल, पेट्रोल और कोयला जिस तरीके से हम जला रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा, यानी वृक्ष लगाना पड़ेगा। अब मैं तो पूरे देश की तो बात नहीं करूंगा, दुनिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस दिशा में जाने के लिए महाराष्ट्र में इसके बारे में क्या क्या हुआ है, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने हरित महाराष्ट्र की घोषणा की है, ग्रीन महाराष्ट्र की, और इसके तहत 21 लाख बांस के पौधे लगाने का निर्णय हमने लिया है। और इसके लिए ना एक चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने टास्क फोर्स भी बनाया है, इसके माध्यम से हमको ये काम करना है। और अभी अभी हमने एक नया एक निर्णय लिया है कि अब अगर समझो जो वृक्ष लगाएगा आदमी लेकिन खाएगा क्या, तो उस वृक्ष से दो पैसे मिलने के लिए अगर कुछ करना है तो हमने बांस इंडस्ट्री अभी अभी हम एक 8 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इंडस्ट्रियल बांबू पॉलिसी भी हम अब डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस बजट में आप अगर आप सोचोगे तो पूरे देश को अगर देखेंगे, दुनिया को देखेंगे, और तो दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र सरकार अगर देखोगे तो 4,300 करोड़ रुपए बांस को इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में ले जाने के लिए 4,300 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार ने बजट में रखा है, एक बाजू। और दूसरी बाजू 1 हेक्टर बांस लगाने के लिए 7,04,000 रुपए सब्सिडी देने का काम किया है। तो 7,04,000 प्लांटेशन के लिए अलग चीज है, और दूसरी चीज जो है वो इंडस्ट्री के लिए 4,300 करोड़ बजट में लगाए हैं। अभी हमने एनटीपीसी भारत सरकार के सीएमडी गुरदीप सिंह साहब को हमने सोलापुर बुलाए थे, वो आए थे सोलापुर में, और हमने निर्णय लिया है कि एक सोलापुर जैसा एक शहर जहाँ पे 40 लाख मेट्रिक टन कोल बर्न किया जाता है साल भर में, उससे 1 करोड़ मेट्रिक टन CO2 बाहर निकल रहा है। तो क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो अभी इस साल से हम 1 लाख एकड़ बांस का प्लांटेशन करेंगे सोलापुर एनटीपीसी की एरिया में, और 1 लाख एकड़ बांस एनटीपीसी खरीदी करेगा। जो किसान आज बांस लगाएगा उसके साथ एनटीपीसी 50 साल का ये करेगा, एमओयू करेगा, और 50 साल वो बांस का ये खरीदेगा, पौधा खरीदेगा, बांस की लकड़ी खरीदेगा। तो ये क्यों है? तो देखिए, कोयला जलाने के बजाय बायोमास जलाना जरूरी है। क्यों? तो जमीन के पेट से निकला हुआ कोयला, डीजल और पेट्रोल जलाने से 1 किलो अगर हम कोयला निकाल के अगर जलाते जमीन के पेट से, तो 1 किलो कोयला जलने से 3 किलो कार्बन तैयार होता है, और 1 लीटर जलने से 3 किलो। बढ़ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बढ़ना बोल के, या फिर बिजली का भी कुछ प्रबंध करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। भारत सरकार ने 2019 में जो निर्णय लिया है कि बायोमास की पॉलिसी 5% से 10% बायोमास जलाने के लिए, लेकिन बायोमास का प्रॉब्लम क्या है? एग्रो वेस्ट से जो बायोमास तैयार होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू 2200 है, और बांस का कैलोरीफिक वैल्यू 4,000 है, और कोयले का भी कैलोरीफिक वैल्यू 4,000 है। तो कांस्टेंट 365 दिन हम अगर बायोमास, बांस के माध्यम, बांस से बना हुआ बायोमास अगर हम ये इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे तो हमको जीवन भी मिलेगा और बिजली भी मिलेगी। तो दोनों में से एक राहत करना पड़ेगा। और आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 के बाद 100 दिन में आने वाली बारिश 52 दिन में 52 आवर्स में आके जाएगी। और अब इस साल तो हमने देखा कि दुबई का सालाना बारिश का एवरेज है 70 मिलीमीटर, लेकिन एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश आई, तो बारिश का ढांचा बदल गया। अभी 47 डिग्री टेम्परेचर अगर हुआ तो ब्रेन, किडनी, हार्ट फेल होता है, लेकिन दिल्ली में लास्ट ईयर 52.9 हुआ और दुबई में 64 हो गया। तो ये टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है। और अभी आज अगर हम महाराष्ट्र सरकार की अगर बात सुनेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया है कि 12 से 4 बजे तक घर के बाहर मत निकलो। वो अगले साल बोलेंगे 11 से 5 बजे तक मत निकलो, उसके बाद बोलेंगे 10 से 6 बजे तक मत निकलो, उसके बाद के 5 साल के बाद बोलेंगे ये सूरज निकला कि घर के बाहर मत निकलो, सूरज डूब गया तो घर के बाहर निकलो। तो पाशा जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑफ कोर्स
स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर बनती हुई नजर आती है और जैसे जैसे आप सभी ने कहा, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में यहाँ पर कुछ काम है, जैसे आपने कहा बैम्बू यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, बैम्बू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर अनाउंस की जाएगी और जैसे आपने कहा एनटीपीसी जैसे कॉर्पोरेट सब यहाँ पर आने लगे हैं, तो सिर्फ बातें नहीं हैं, कुछ ऑन ग्राउंड यहाँ पर फाइनली हम होता हुआ भी देख रहे हैं। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि दिक्कतें हैं और जिस तरह की सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आगे जाकर कंसर्न्स 2030-2050 तक और बढ़ सकती हैं, तो क्या कुछ यहाँ वॉच करना चाहिए और क्या कुछ बदलने की जरूरत है, वो चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम कर रहे हैं यहाँ पर मौसम की और सभी जगह से काफी सारी कंसर्न्स भी आते हुए नजर आ रही हैं। सुनील जी, पहले आपका ही एक सेंस लेना चाहेंगे। यहाँ पर आईएमडी काफी सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स निकालता है, एडवाइजरीज भी करता है और जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आई अंडरस्टैंड कि मॉनसून अभी वो एडवाइजरी देना अभी बहुत दूर है, यहाँ पर अभी अप्रैल मई जून के गर्मी के महीने यहाँ पर बाकी हैं। एल नीनो की बात यहाँ पर की थी सुमित जी ने, यहाँ पर किस तरह से उसका हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट देख रहे हैं? अभी अलिनो का जो इम्पैक्ट था लास्ट ईयर तक था, अभी अलिनो न्यूट्रल है और लानिना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी तो जो लास्ट ईयर की जो कंडीशन थी कि बारिश कम होने की संभावना वगैरह, अभी तो अभी के लिए तो कम होते जा रहे। वैसे भी वो 15 अप्रैल के आसपास आईएमडी जो आने वाले वर्ष में मानसून कैसे रहेगा उसका पूर्वानुमान 15 अप्रैल तक आपको मिल ही जाएगा। तभी ये बातें क्लियर हो जाएगी कि आने वाला साल में सामान्य से अधिक बारिश होने वाली है या अ, कम होने वाली है, उसका अनुमान आपको 15 अप्रैल के आसपास तो मिल जाएगा। एक और चीज जो ऑफ कोर्स सीडब्ल्यूसी देखता है सुनील जी, लेकिन जिस तरह से हमने वाटर रिजर्वॉयर्स देखे हैं और वो नंबर्स हमारी स्क्रीन पे लगातार यहाँ पर चल भी रहे हैं कि अगर हम 155 में से 30 रिजर्वॉयर्स में तो पानी 55% की कैपेसिटी से कम है और ये चिंताएं अक्रॉस हैं यहाँ पर। जिस तरह की गर्मी की हम बात कर रहे हैं, क्या एक वो भी कंसर्न है आगे जाते हुए? डेफिनेटली अगर मानसून समय पे ऑनसेट हो जाएगा तो ये जो हम लोग चिंता का विषय नहीं रहेगा। हमें पता चलेगा कि मानसून सही समय पे ऑनसेट हो गया और पूरे इंडिया में ऑनसेट प्रॉपर टाइम पे हो गया और अच्छी बारिश हो गई, तो ये आंकड़े तो हर हर साल मार्च में हमें दिखाई देते हैं कि अभी कितना डिफिशिट है या हमारे पास रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या है। ये मार्च में आंकड़े हमें डेफिनेटली दिखाई देते हैं। और अगर और मौसम का जो पूर्वानुमान आने जा रहा है वो अगर सही समय पे मानसून आ रहा है तो इसमें ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। फेयर पॉइंट। जी हाँ, अभी समय है यहाँ पर और जैसे आपने कहा मार्च में ये आंकड़े दिखते हैं और अप्रैल में थोड़े से और घबरा देते हैं हमें जब तक यहाँ पर बारिश नहीं आती है। सुमित, आप कैसे देखते हैं? और आपने यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट्स बताए कि यहाँ पर सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है। यहाँ से अगर मूव ऑन करें और जैसे पाशा जी भी कह रहे थे कि काम ऑन ग्राउंड यहाँ पर करने की जरूरत है, जो सरकार करती है वो एक चीज है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना काम यहाँ पर करते हैं, एज कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आपको क्या लगता है अब यहाँ पर कहाँ ध्यान देने की जरूरत है? Manisha ji, India has 4% of fresh water reserves and we have 18% of world population. ठीक है, तो पानी की यूजेज की प्रॉब्लम आगे जाके टाइम के साथ केवल बढ़ने वाली है। बट हम केवल प्रॉब्लम गिनाएं उससे सोल्यूशन नहीं है। आपने अच्छा सवाल पूछा कि उसका सोल्यूशन क्या है। मैं इसको एग्रीकल्चर से रिलेट करते हुए बोलूंगा। आज गवर्नमेंट का आइडिया था कि हम राइस का प्रोडक्शन घटाएंगे, लेकिन आज हम एथेनॉल बनाने के लिए राइस दे रहे हैं। हमने बोला था हम शुगर केन का घटाएंगे, लेकिन हम एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हमको वाटर इंटेंसिटी इन एग्रीकल्चर, बोथ इन पर्सनल लाइफ, इन एग्रीकल्चर, इन आवर बिजनेस वेयर वी आर रिलेटेड, हमको वो घटानी है। नंबर 2, शशि थरूर जी ने कुछ समय पहले वर्ड इस्तेमाल किया था एंथ्रोपोजेनिक, कि द क्लाइमेट क्राइसिस कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, वो आज अगर हम इंडिया या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में देखेंगे, वो विद टाइम जैसे जैसे ग्रोथ के साथ वो एक नेगेटिव फैक्टर है, वो हमेशा रहेगा। बट वी हैव टू सी हाउ वी हैव टू को एग्जिस्ट विद इट। नंबर 3 इज अ नेचुरल रिदम ऑफ द अर्थ, ऑफ द एनवायरमेंट, जो अर्थ हैज ऑलवेज गॉन थ्रू द साइकिल्स ऑफ वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार बात नहीं है, लेकिन उसके कारण बहुत सारी सिविलाइजेशन बनी है और बिगड़ी है। हमको ये देखना है कि वी आर अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, हाउ वी को एग्जिस्ट विद नेचर फॉर नेक्स्ट 5000 ईयर्स। एज अ इंडियन कल्चर, इट इज अ मोस्ट नेचुरल, मोस्ट व्हाट डू कॉल, प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा सामंजस्य बना के चलने वाला कल्चर है। सो आई बिलीव वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स। वी नीड टू लुक एट लेस वाटर इंटेंसिव नेटिव एग्रीकल्चर लाइक मिलेट्स, पल्सेस,
oil seeds. We have to move away from rice. We have to give less promotion to sugarcane and rice in ethanol sector. Government जी has हाँ, to make policies not looking at today, but looking but for our grandchildren. आगे जी हाँ, एब्सोल्युटली। और पाशा जी का एक फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पर बैम्बू है और दूसरा मिलेट्स है और तीसरा अर्थ डे है जिसकी तैयारी वो यहाँ पर कर रहे हैं। एक फाइनल सवाल आपसे पाशा जी, आने वाले समय में हम जहाँ तक मिलेट्स की बात कर रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी यहाँ पर अर्थ डे मनाने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए आप 150 और 140 दिन में आने वाले क्रॉप का विषय छोड़ना पड़ेगा। हम कम दिन में जो क्रॉप आते हैं उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। माइक्रो मिलेट एक ऐसी चीज है जिसे हम मराठी में उसको राड़ा, बुरका, सावा बोलते हैं। ये 60 दिन में आने वाले क्रॉप है, सिर्फ 60 दिन में क्रॉप पेरने के बाद, वो भी कम जमीन में, कम पानी में और जल्दी आने वाली क्रॉप है। और इसमें राइस और समझो ये हमारे माइक्रो मिलेट है, इसमें 200-300% का भी इसमें फर्क पड़ता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। तो इसलिए एक तरफ तो हम इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। नंबर 2 जो है कि जो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है और अब हम वसुंधरा दिन मनाने वाले हैं। अगर जी। वसुंधरा जीवित नहीं रहेगी तो वसुंधरा बनाने का मतलब क्या है? इसलिए अगर वसुंधरा बचाने है तो वसुंधरा दिवस पर जो वर्ल्ड अर्थ डे है उस दिन पे हमको कुछ चीजों को काम करना पड़ेगा। जैसा कि अब तक हमारे देश में, अब जैसा अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री है, सहकारिता का नारा है बिना सहकार नहीं उद्धार। तो हम उसमें एक नया स्लोगन जोड़ रहे हैं कि बिना सहकार पृथ्वी का नहीं उद्धार। कोऑपरेटिव के जी। माध्यम से गांव में जो पैक्स है, इन पैक्स के जरिए हमको ग्रीनरी बढ़ाने का काम गांव-गांव में करना पड़ेगा और वो ग्रीनरी से एनर्जी बनाने का काम भी हमको गांव-गांव में करना पड़ेगा। और अब जो नए-नए चीजें हमको सोचने की है, जैसा कि 1 टन स्टील बनाने के लिए 9 टन अगर कार्बन बनता है, तो एक तो स्टील बंद करना पड़ेगा या फिर बांस के चारकोल से स्टील बनाना। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 20% बायोचार बांस का कोल में मिला के उन्होंने स्टील बनाने का काम शुरू किया है। उसी तरीके से डीजल और पेट्रोल के बारे में अगर हम आप इथेनॉल की अगर बात करेंगे तो बांस से इथेनॉल बनाने का, जैसे कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी है आसाम में, तो ऐसे कुछ प्रयोग जो है, तो पृथ्वी बचाने के लिए हमको अब वो सब करने ही हम होंगे। 3 लोगों और से जैसे आपने कहा कि काफ़ी हद तक यहाँ पर कॉर्पोरेट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर जब जैसे जैसे हम लेके आ रहे हैं उसका बहुत फ़ायदा ऑफ कोर्स यहाँ पर हम ऑन ग्राउंड बनता हुआ देखेंगे। तो वेल ये चिंताएं हैं पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर और ऑफ कोर्स उसके क्या सोल्यूशंस हैं वो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ पर दिए हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए इस ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ पर।